तैयार हो जाइए आज एक एक्शन पैक वीकेंड सेशन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से बेहद दमदार संकेत, लेकिन हमारे अपने कुछ ऐसे संकेत हैं जो बाजार पर पड़ सकते हैं भारी, और यही वजह है गिफ्ट निफ्टी आपको दिखाए लाल निशान में। तो कल वीकली एक्सपायरी के दिन रहा उतार चढ़ाव, आज कमजोर शुरुआत के बाद क्या होगा आपका एक्शन, क्यों हमारे संकेत आज थोड़े कमजोर हैं और क्यों पड़ेंगे भारी, इसका रहेगा खास विश्लेषण। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, आज दिल्ली से मैं हूं अनिल सिंघवी, आप सबका स्वागत है। और नमस्कार, मुंबई स्टूडियो में मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, मैच तो संडे को था, मुझे लगा अहमदाबाद जाना है, दिल्ली कहां से पहुंच गए सर आप? बिल्कुल, कहीं कहीं कुछ न कुछ ट्रैवल प्लान्स कहीं कहीं बनते रहते हैं दीप। तो बिल्कुल अहमदाबाद जाने का प्लान तो अभी भी इंटैक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन हाँ, आज की शो दोपहर के और अभी वाले दोनों ही दिल्ली से। जी चलिए, तो दिल्ली से अनिल जी हैं, बट एक्शन आपके लिए पूरा भरपूर रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और भारत का फाइनल होने वाला है अहमदाबाद में वीकेंड पर, उस पर भी सर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। बट आइए उससे पहले एक बार जो आज के ट्रिगर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर अनिल जी से कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात भी करनी है। बड़ी राहत हमारे लिए है, कच्चा तेल 5% फिसला है, $78 के नीचे आ गया है। इस पर अनिल जी की भी राय लेंगे। 4 महीने के निचले स्तर पर है कच्चा तेल, अब 80 के नीचे आपको ट्रेड करते दिखेगा। अमेरिकी बाजारों में कल सपाट एक्शन रहा, कुछ ज्यादा बड़ी मूव नहीं आई, छोटे दायरे में मिले जुले बंद हुए हैं अमेरिकी बाजार। बट बड़ा एक्शन आया है रिजर्व बैंक की तरफ से, रिस्क वेटेज उन्होंने 25% बढ़ाया है कंज्यूमर क्रेडिट लोन्स के लिए। बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों पर होगा इंपैक्ट, इस पर भी डिटेल्स में करेंगे अनिल जी से चर्चा। और कैश में 2 महीनों के बाद लगातार दूसरे दिन एफआईएस की खरीदारी हुई है। कल हमने आपको बताया था 23 अक्टूबर के बाद पहले दिन खरीदारी का आंकड़ा आया था, अब लगातार 2 दिन से खरीदारी का आंकड़ा देख रहे हैं, जो 2 महीने बाद लगातार 2 दिन का खरीदारी हुई है। तो उसके क्या मायने हैं बाजार के लिए? हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बंद भी हुए, बट कल टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड कुछ एक्शन आया भी था। सारा एक्शन आइए समझते हैं अनिल जी के साथ। सर, नई वीकली एक्सपायरी भी शुरू हो रही है निफ्टी की, उस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर हमें करनी है चर्चा। बट पहले एक बार ये जो आरबीआई का एक्शन आया है कल बाजार बंद होने के बाद, उस पर मैं आपकी राय पहले जानना चाहूंगा। आज यहीं से करते हैं शुरुआत, तो फिर बाकी चीजों पर करेंगे चर्चा। जरा बताएं सर, आरबीआई ने ये एक्शन क्यों लिया है, कैसे लिया है? और मुझे याद है पिछली आरबीआई पॉलिसी के पहले आपने भी कहा था कि कंज्यूमर लोन्स, अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो होती है एक तरह से, उसको लेकर आरबीआई थोड़ा चिंतित दिख रहा है और उस पर एक्शन आ सकता है। अब हमने देखा है कि ऐसा ही हुआ है सर। बिल्कुल दीप, पिछली दो पॉलिसी से लगातार हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पर्सनल लोन्स में बड़ी ग्रोथ आती दिख रही है और उसकी वजह से कई सारे बैंक्स, कई सारे एनबीएफसीज और कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियों के बिजनेस जब बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। जब क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं, जब क्वार्टरली अपडेट, मंथली अपडेट हम देखते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि लोन ग्रोथ इतनी है, लोन ग्रोथ उतनी है, 25%, 30%, 40%। लेकिन लोन ग्रोथ के साथ साथ एक चीज़ ये भी समझनी होती है कि कहीं न कहीं लोन ग्रोथ 2 वजह से आती। एक, अगर आप कोई लोन लेकर उस पैसे को प्रोडक्टिव कामों में लगाएं, बिजनेस में लगाएं और कहीं आप उसकी वजह से मतलब अपने कारोबार को बढ़ाएं, वो एक कंस्ट्रक्टिव लोन ग्रोथ होती है। दूसरी लोन ग्रोथ होती है पर्सनल लोन्स की। आप क्रेडिट कार्ड पर खर्चा कर रहे हैं ये सोच के कि 45 दिन बाद पैसा देना होगा, या आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं क्योंकि आपके पास इमीडिएटली पैसे नहीं, चलिए ऊंचे ब्याज दरों पर आप पैसे ले लेते हैं, वो लोन ग्रोथ थोड़ी सी खतरनाक होती है। और आरबीआई की चिंता इसी लोन ग्रोथ को लेकर है। और कल देर शाम जो आरबीआई की तरफ से रूल्स रेगुलेशन आए, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें उन्होंने होम लोन्स, गोल्ड लोन्स, एजुकेशन लोन, इनको नहीं रखा है, कुछ लोन्स उस कैटेगरी से बाहर रखे हैं। लेकिन जो लोन्स जहां भी अनसिक्योर्ड लोन से, मतलब जैसे सपोज आप क्रेडिट कार्ड पर आप कुछ खर्चा कर रहे हैं, आपको 45 दिन बाद पैसा देना है, तो 45 दिन तक की जो आप क्रेडिट एंजॉय कर रहे हैं उसके सामने क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक या कंपनी पर कंपनी के पास आपकी कोई सिक्योरिटी है नहीं। वो सिर्फ आप इस बात पर भरोसा करती है कि आप कमाते रहेंगे और आप फ्यूचर में पे कर देंगे। इसी के दम पर ये बिजनेस चलता है। यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया है कि 25 बेसिस पॉइंट से रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है। अब होगा ये कि उतना ही लोन देने के लिए इन बैंक्स और एनबीएफसी को अपने पास कैपिटल ज़्यादा रखनी होगी। सिमिलरली बैंक्स, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी पैसा उधार देते हैं, वहाँ पर भी आरबीआई ने अपने लोन वेटेज को बढ़ाया है, रिस्क वेटेज को बढ़ाया है, वहाँ भी 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। अब वो वेटेज बढ़ाने का मतलब ये है कि जब भी अब कोई बैंक किसी एनबीएफसी को या किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पैसा देगा तो उसे ज़्यादा कैपिटल रखनी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको ज़्यादा कैपिटल रखकर उतना ही लोन देना है या उतना ही पहले जितने लोन दे रहे थे उतने के लिए अब आपको कैपिटल ज़्यादा रखनी है, इसका मतलब क्या हो गया? आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई, राइट?
ऐसे में आप कैसे कवर करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई तो आप उसके लिए अपनी ब्याज दरें थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, राइट? तो ये अब जो खरीदने वाला है, जैसे मैं अगर क्रेडिट कार्ड पर स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। अगर मैं एनबीएफसी और बैंक से लोन ले रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ब्याज दरों पर लेना पड़ेगा। तो इस लिहाज से ये दोनों के लिए नेगेटिव है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसा हो सकता है कि दोनों के लिए नेगेटिव? कैसे? बैंक्स के लिए और क्रेडिट कार्ड इश्यू करने वाले या अनसिक्योर्ड लोन देने वालों के लिए नेगेटिव कैसे है? पहला, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और दूसरा, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो उसकी ब्याज दरें बढ़ाएंगे, और ब्याज दरें बढ़ाएंगे तो इनकी जो लोन देने की ग्रोथ है, जो रफ्तार है, वो धीमी पड़ेगी। यानी कि बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनी, इनकी ग्रोथ जो है उसमें धीमापन आएगा। जो अनाप शनाप ग्रोथ आपको दिख रही थी वो थोड़ी कम होती दिखेगी। अब आइए एनबीएफसीज के लिए कैसे नेगेटिव है? जो लोन वो बैंक से ले रहे हैं उनके लिए उन्हें अब ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो उनके लिए नेगेटिव है, और पहले जितना ब्याज उन्हें कम मिलेगा। साथ ही वो भी जो लेंडिंग कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। तो ओवरऑल डीपीएफ जो कल पूरा ऐलान आया है, हम सोचे थे कि कहीं न कहीं गवर्नर साहब पॉलिसी के दौरान कभी न कभी इसके बारे में बात करेंगे और इस पर नए नियम लाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए आपने देखा होगा पिछली 2 पॉलिसी से जी बिजनेस का लगातार फोकस इसी बात पर रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन को लेकर आरबीआई कितना कॉन्फिडेंट है कि कोई बबल नहीं बन रहा है, कंज्यूमर क्रेडिट जरूरत से ज़्यादा नहीं हो रही है, अनसिक्योर्ड लोन सिस्टम में जरूरत से ज़्यादा नहीं हो रहे जो कि आगे परेशानी कर सके। लेकिन इवेंचुअली 2 पॉलिसी के बीच में गवर्नर साहब की तरफ से या यूं कहें कि आरबीआई की तरफ से ये नए नियम आए, और ये नए नियम सही वक्त पर सही नियम आए हैं। क्योंकि जिस तरह की अनाप शनाप लोन ग्रोथ हो रही थी, ग्रो करना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट से ग्रो करें, एक सही रफ्तार से आप ग्रो करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो आरबीआई का एकदम टाइमली एक्शन है। नो डाउट इसका असर आपको बैंक्स पर पड़ता हुआ दिखेगा, चाहे वो सरकारी बैंक हो, एसबीआई से लेकर सारे बाकी सरकारी बैंक, उनके लिए नेगेटिव है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ले लीजिए, उनके लिए नेगेटिव है। एनबीएफसीज, खासतौर से जो हाई ग्रोथ वाली एनबीएफसीज है, उनके लिए नेगेटिव है। क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि उनके तो 100% लोन ही अनसिक्योर्ड है। तो एसबीआई कार्ड तो आज का डिजास्टर है। सो आई थिंक इन सारी कंपनियों के लिए आज नेगेटिव है। बैंक्स और एनबीएफसी के लिए 2 से 3% का एक नेचुरल रिएक्शन, कोई कम गिर सकता है, कोई ज़्यादा गिर सकता है, कोई एनबीएफसी 5-7% घट सकती है, कोई 2-3% घटेगी, लेकिन घटेंगी सारी, इसमें कोई डाउट नहीं। बैंक्स 1 से 2%, 3% तक घटने हैं, इनको घटने हैं। तो आज के लिए ये सबसे बड़ा एक्शन है जो आरबीआई की तरफ से हुआ है। और मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे हमारे बात करते करते आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी और कमज़ोर होता दिख रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी की कमजोरी के पीछे भी यही कारण है। तो जो आरबीआई की तरफ से रिस्क वेटेज बढ़ाने के कल जो नए नियम आए, वो बैंक्स और एनबीएफसी और क्रेडिट कार्ड कंपनियों पर भारी पड़ते हुए दिखेंगे। जी दीप। तो हमारे बैंक्स और एनबीएफसीज पर आपको रखनी है नजर। डोमेस्टिक ट्रिगर्स पर आज ज्यादा एक्शन आपको दिख सकता है, इसलिए थोड़ी नरमी भी है इस समय आती हुई दिख रही है। सर, आज सुबह तो नरमी आ रही है, ये समझ में आ रहा है। कल मुझे याद है 2:45-3 बजे से जो बैंक निफ्टी में एक सडन डिप आया था, उसके वजह से निफ्टी भी गिरा था, पूरे मार्केट में असर पड़ा था। वो कैसे समझना चाहिए? क्या बाजार ने एंटिसिपेट कर लिया था कि ऐसी कुछ खबर आने वाली? क्योंकि जब हमने डेटा की स्टडी करी थी तब ऐसा कुछ डेटा इंडिकेट नहीं कर रहा था कि बाजार गिर सकते हैं। हालांकि लेवल्स के आसपास ही बंद हुए, बट ये जो गिरावट है, क्या बाजार ने प्रीएम्प्ट कर ली थी ये मूव? बहुत अच्छा सवाल है दीप। और कल अगर वॉलेटिलिटी होनी थी तो निफ्टी में होनी थी, न कि बैंक निफ्टी में, राइट? क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और 2:30 बजे जो डेटा दिख रहे थे, करीबन 5 करोड़ शेयर आपके 19,800 के पुट पर, लगभग 4 करोड़ शेयर आपके 19,800 के कॉल पर, और आप लगातार उससे 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले से 19,800 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई वजह ही नहीं थी कि एक ऐसा सेल ऑफ आए और बाजार आपको 19,800 छोड़िए नीचे में 19,625 तक घट जाए और उसके बाद वापस आकर 19,765 पर आए। तो ये जो तेज़ गिरावट हुई है, मेरे ख्याल से इस 19,725 तक घटे और फिर 19,765 पर जाकर बंद हो। तो कहीं न कहीं एक किसी अंदाजा था बाजार को कि ऐसी कोई ऐसी खबर आने वाली है। और यही वजह आप देखिए, बैंक निफ्टी ने 44,420 का हाई बनाकर 44,050 तक, यानी कि लगभग 350-400 पॉइंट का एक तेज फॉल वन साइडेड बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी का फॉल आप देखिए ज़्यादा शार्प आपको नजर आएगा, एकदम से होता हुआ दिखेगा। मैं बार बार कहता हूँ, आमतौर पर, और हम 2:30 बजे जब हम बात कर भी रहे थे, मैंने खुद नहीं कहा था कि कोई चांस नहीं है कि 19,800 के नीचे क्लोजिंग हो, क्योंकि डेटा इतने मजबूत है। एक चीज़ ध्यान में रखिए, हमेशा कभी भी कोई भी खबर डेटा को गलत साबित कर सकती है। अल्टीमेटली मार्केट 2 चीज़ों पर चलता है, एक डेटा पर और एक खबर पर।
खबर कब और कौन सी आएगी और किस तरफ आएगी वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कभी कभार हो, तो वो एक अलग बात है। बट जब वो खबर सार्वजनिक सबके सामने आती है तो वो किसी को सबको पता नहीं होता, उस पर मार्केट का रिएक्शन बाद में आता है। तो कभी कभी खबर के दम पर आपके, फॉर एग्जाम्पल, आप तेजी की फर्स्ट क्लास पोजीशन लेके गए और अचानक से पता चला रात को इजराइल हमास हो गया, अब नेक्स्ट आप गैप से खुल गए। आज आप डेटा देखकर 2 बजे 2:30 बजे खरीदारी कर रहे हैं, अचानक से आपको तो पता नहीं कि ऐसी खबर आने वाली है, लेकिन किसी को तो पता है। और अगर उसमें तेज़ गिरावट होती है, और वैसे भी देखिए दीप, 19,800 की बजाय 19,765 बंद हो जाए तो कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बट हाँ, नेचुरली आजकल ऑप्शंस में इतने लोग ट्रेड करने लगे हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, आप कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं, किसी भी वक्त लेते हैं, कोई खबर ऐसी हो सकती है जो आपके डेटा को गलत साबित कर सकती है। मान लीजिए महीने में 22 दिन आप ट्रेड करते हैं, 8 दिन की छुट्टी, ठीक है, 22 में से 18 दिन, 20 दिन आपके डेटा काम करेंगे। 1 या 2 दिन वो हो सकते हैं जो आपको, हमें पता नहीं क्या खबर आ सकती है, और इसी के लिए स्टॉप लॉसेस भी बने ताकि आप उसको ध्यान रखें। कोई भी अनसर्टेनिटी, कोई भी अनिश्चितता, कोई भी अचानक से आई हुई खबर डेटा के विरुद्ध जा सकती है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस फॉलो करनी चाहिए। बट एनीवे, कहीं कि जो आपका सवाल है वो इसमें 100% मुझे पूरा भरोसा है कि अदरवाइज कल दोपहर में 2:55 के आसपास से जो बड़ा सेल ऑफ हुआ उसका कोई कारण ही नहीं था, ये शायद कुछ लोगों को अंदाजा रहा होगा। और इसी वजह से जो बिकवाली की शुरुआत हुई, वो बिकवाली की शुरुआत भी बैंक्स में हुई है। निफ्टी उतना खराब नहीं हुआ, और आप देखिए कल भी निफ्टी तो ½ % ऊपर ही बंद हुआ, फाइनली बंद होते होते तो 19,765 तक पहुंचे ही। बैंक निफ्टी ही डे लो के आसपास जाकर बंद होता हुआ दिखा। तो मुझे लगता है थोड़ी भनक थी, लेकिन वो थोड़ी भनक थोड़े ही लोगों को थी, बाकी लोग आज इस पर रिएक्शन देंगे, ये ध्यान में रखिए जी। एब्सोल्युटली। तो कहीं ना कहीं बाजार में कुछ लोगों को पता चल गया था, जो एक्सप्लेन करता है क्यों ये सडन फॉल पिछले आखिरी आधे घंटे में आपको दिखी थी। बट आज एक्चुअल रिएक्शन काउंटर्स पर भी आपको आते हुए दिख सकता है। तो चलिए, हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स तो आज फ्रंट एंड सेंटर रहेंगे, बट ग्लोबली अनिल जी कुछ ज़्यादा खास मार्केट्स में नहीं हुआ। अमेरिकी बाजार एकदम फ्लैट थे, वैसे तो उनका जो मोमेंटम है बरकरार है, कुछ ऐसा डेटा रिएक्शन भी नहीं था। बट कच्चा तेल सर कल 5% टूटा है, $78-77 पर आपका ब्रेंट आ गया। तो जिन लेवल से कच्चे तेल की रैली शुरू हुई थी वो भी वहीं पर आ चुके हैं, जिन लेवल से बॉन्ड की रैली शुरू हुई थी वो भी वहीं पर आ चुके हैं। जो पीक आउट की बात करी थी 2 हफ्ते पहले बॉन्ड और कच्चे तेल में, दोनों प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं सर। बिल्कुल, और दीप उस हिसाब से लाइफ टाइम हाई के आसपास हमारे मार्केट होने चाहिए, और इट इज़ एज गुड एज लाइफ टाइम हाई। 19,800 और 20,200 में क्या फ़र्क है? 2% का, 400 पॉइंट का, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त एकदम इन टेंडम चलें, वैसे के वैसे चलें। दूसरी चीज़, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो लाइफ हाई बना ही चुके हैं। सो जहाँ से हमें लाइफ हाई बनते हुए दिखता है और जो देखना हम चाहते हैं वो तो हो ही रहा है। ग्लोबल मार्केट्स का जहाँ तक सवाल है, इससे बढ़िया संकेत हो कि आप क्या उम्मीद करेंगे। सोचिए, मतलब कच्चा तेल आपका 5% इस लेवल पर आकर $78 के आसपास आता है, 4 महीनों के निचले स्तरों पर आता है। और सबसे बड़ी बात दीप ये कि एक बात इसमें कच्चे तेल के मुंह को समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखनी होगी। कच्चा तेल बढ़ा क्यों? कच्चा तेल बढ़ता रहा आपके इजराइल और हमास की वजह से, राइट। और आपको याद होगा पहले दिन जब हमने इजराइल हमास के युद्ध का डिस्कशन किया था और विश्लेषण किया था, हमने कहा कि आपको कुछ नहीं देखना, कोई अंदाज नहीं लगाना, कोई ये मत सोचे कि ये युद्ध आज खत्म होगा, कल खत्म होगा, हफ्ते भर में होगा, साल भर चलेगा, क्योंकि ये सब आप करके देख चुके हैं कि किस तरह से रशिया यूक्रेन साल भर से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। सो ऐसे में आपको सिर्फ एक चीज़ पर नज़र रखनी है, और वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल बढ़ता रहेगा तो बाजार नहीं चलेगा, कच्चा तेल घटने के संकेत आएंगे, वो आपको ये साफ संकेत देगा कि युद्ध को लेकर चिंताएं खत्म हो रही है। और आप देख लिए कहाँ से कच्चा तेल $98 से $78 आया, और कहाँ हम 16,800 से आज 18,800 से 19,800 पर हम निफ्टी पे आ चुके हैं। सो आई थिंक ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। कल इन सारी चीज़ों के बीच में भी डाउ नेस्डेक ठीक बंद हुए। हमें बहुत बड़ी तेजी अमेरिका से नहीं चाहिए, आए तो मोस्ट वेलकम, नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ के मार्केट स्टेबल रहे काफ़ी है, बॉन्ड यील्ड आपके स्टेबल हैं, डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, कच्चा तेल इतने घटा हुआ है। मैं आपको यकीन से बोलता हूं दीप, अगर आज ये आरबीआई वाले रिस्क वेटेज वाली खबर नहीं होती तो निफ्टी आपको कम से कम आज 100 पॉइंट ऊपर नजर आता। इतने बढ़िया ग्लोबल संकेत हैं और इतने बढ़िया लोकल संकेत पे ही हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो हम निफ्टी पर आज अदरवाइज 30-40 पॉइंट हम बढ़ते हैं ग्लोबल संकेतों की वजह से, और 60 पॉइंट बढ़ते कुछ और लोकल संकेतों की वजह से, जो मैं बताऊंगा आपको। चलिए, तो कुछ बढ़िया संकेत हैं, अदरवाइज बाकी फैक्टर्स हम निकाल दें। तो बताएं सर, फिर आज की स्ट्रैटेजी के लिए कुछ खास कहां पर आपकी नजर है, क्या कुछ दिख रहा है?
नहीं, नजर तो बाद में बताऊंगा, फिर वो वाला संकेत बता दूं जिसकी वजह से 60-70 पॉइंट हम ऊपर खुल सकते थे। और दीप वो है एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े। माफ कीजिएगा, कल के सेशन में 950 करोड़ की कैश मार्केट की खरीदारी, लगातार दूसरे दिन एफआईएस ने दमदार खरीदारी की है। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स में 1575 करोड़ की खरीदारी की है। यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, स्पेशली निफ्टी फ्यूचर्स में कल दबाकर शॉर्ट कवरिंग हुई है एफआईएस की तरफ से 1500 करोड़ के आसपास की। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स 4460 करोड़ की, कल हमें लग रहा था कि बढ़िया आंकड़ा है स्टॉक फ्यूचर्स में, लंबे समय बाद अच्छी खरीदारी एफआईएस ने की है। लेकिन उससे कहीं बड़ा आंकड़ा स्टॉक फ्यूचर्स का है, क्योंकि कल का आंकड़ा 4700 करोड़ का आसपास का था, और कल का 4500 करोड़ और परसों का 4700 करोड़ का। तो लगातार दूसरे दिन 4500 करोड़ की एफआईएस की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है, कैश मार्केट में खरीदारी। इससे बढ़िया आंकड़े क्या मिलेंगे दीप? और ऊपर से लोकल फंड भी बेच नहीं रहे, 700 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड ने भी कैश में की है। तो आप तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, कच्चा तेल नीचे, ग्लोबल मार्केट स्टेबल, मिड कैप स्मॉल कैप लाइफ हाई पर, और उसके अलावा आपका एफआईएस और घरेलू फंड दोनों की खरीदारी का आंकड़ा। इससे ज़्यादा आपको क्या मिल सकता है? तो ये आंकड़े तो इतने दमदार, इन सारे माहौल को अगर आप आज आरबीआई के एक्शन को अलग छोड़ दें तो कम से कम आपका निफ्टी आज 100 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था। तो अगर आप 50-40 पॉइंट नीचे हैं गिफ्ट निफ्टी पर, तो ये समझ लीजिए 150 पॉइंट का इम्पैक्ट आपको आज सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के रिस्क वेटेज बढ़ाने की वजह से बैंक्स और एनबीएफसी और उसके ओवरऑल मार्केट पर दिख रहा है, ये मान के चलिए। जी जी बिल्कुल। तो एफआईएस की हमने देखी है खरीदारी आई है, और 2 महीने बाद लगातार 2 दिन ऐसे हुए हैं जहां एफआईएस की खरीदारी हमें दिखी है। तो एक्शन यहां से पॉजिटिव है, अच्छा संकेत आ रहा है, और भी खास बातें आ रही है। बताएं सर, फिर आज के संकेत क्या कह रहे हैं, कहां पर है आपकी नजर, और बाजार के लिए क्या कुछ खास है? संकेत दीप देखिए, पहले तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव। नेगेटिव मेरे लिए आज भी कुछ नहीं है। नेगेटिव बैंक्स का है, एनबीएफसीज का है, वो अपनी जगह। पहले आज की स्ट्रेटेजी दे दूं। 3 अच्छे पॉइंट आपके लिए, एफआईएस की दमदार खरीदारी, कच्चे तेल में गिरावट से फायदा, और ग्लोबल संकेत भी मजबूत। ये तीनों आज के लिए आपके पॉजिटिव ट्रिगर है। चौथा, आरबीआई के रिस्क वेटेज बढ़ाने से बैंक्स और एनबीएफसी में अच्छी खासी बिकवाली होगी, और ये बिकवाली 2 से 3% की अमूमन हो सकती है। किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, लेकिन होगी ज़रूर, ये ध्यान में रखिए। ये आपके लिए आज की पूरी स्ट्रेटजी। अब आइए मैं आपको बता दूं आज के लिए आपका लेवल्स और रेंज क्या है। पहले 19,625, 19,700 ये आपके लिए मजबूत रेंज है। पहला, मुझे तो नहीं लगता कि हम आसानी से तोड़ेंगे कल के लो को, तो वहाँ पर आप सपोर्ट लेंगे। इसके ठीक नीचे 19,525, 19,575 आएगा नहीं। अगर गलती से किसी वजह से आ जाए तो किसी के इन्विटेशन का इंतज़ार मत कीजिएगा। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी दिखे, स्क्रीन कितनी भी ख़राब दिखे, वहाँ पर आपको 100% खरीदारी करनी है। 19,800, 19,840 आपकी पहली हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। पार करके निकले तो कल का हाई जो है 19,875, 19,950, ये आपका स्ट्रॉन्ग सेल जोन बनेगा। दीप कल 19,875 तक हम पहुंच ही चुके थे। 3 बजे के पहले हम 19,850 पार कर भी चुके थे। अगर ये 2:55 के पहले अगर इस तरह की बिकवाली नहीं होती तो आप कल ही 19,900 पर आप वीकली एक्सपायरी देखते हैं। ये कल के डेटा साफ बता रहे थे, बट एनीवे खबर के दम पर कई बार आपका एक्शन अलग तरीके का हो जाता है। देखिए, आमतौर पर जिस तरह के बाजार हैं, हर एक लेवल पर आराम से खरीदारी बिकवाली हो रही है, तो अचानक से किसी एक लेवल पर जोर से कोई बिकवाली का ट्रिगर हो, वो किसी न किसी खबर की उम्मीद में हो सकता है। तो जो लोग कल ये परेशान हो रहे हो कि अरे डेटा देखकर तो ऐसा लग रहा था, वैसा लग रहा था, इसके नीचे नहीं जाएगा, तो आप ये भी देखिए कि किस तरह से बिकवाली हुई और कितनी शार्प हुई है। इसका मतलब ये क्लियर कट है, कहीं न कहीं लोगों को जब अंदाज़ा होता है कि किसी खबर से घटने वाला है और कल आपको 2-3% अगर बैंक या एनबीएफसी नीचे मिल सकते हैं, तो फिर आप उस स्पीड से, उस तेज़ी से बिकवाली करने की कोशिश करते हैं, जो कल आपने बैंक निफ्टी में स्पेशली देखी। बैंक निफ्टी के लेवल बता दूं, 43,900, 44,050 ये पहला रेंज है, और यहीं पर आप खुलेंगे। खुलने के बाद थोड़ा और नीचे जाएंगे, और 43,625, 43,800 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मैं उम्मीद करता हूं कि 43,600 को आज हम होल्ड कर पाएंगे इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर, और वो बहुत ज़रूरी भी होगा। हायर साइड पर 44,200, 44,400 पहली रुकावट की जगह पार करना मुश्किल होगा। ऊपर का लेवल खाली शोपीस के हिसाब से दे रहा हूँ, 44,500, 44,700, इस पर नजर रखिए, स्ट्रॉन्ग सेल जोन है आपका। जी दी, अंडरस्टूड।
एफआईएस की थोड़ी पोजीशनिंग बढ़ी है सर, पुट कॉल रेशियो ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पर है निफ्टी का, इनफैक्ट बैंक निफ्टी का तो कल कम ही हो गया था गिरावट के बाद। दोनों के कंफर्टेबल है दीप, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। और बढ़िया बात ये भी है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बाद पोजीशंस कम है, बैंक निफ्टी में भी कोई पोजीशंस खास है नहीं, नॉट वर्थ डिस्कसिंग वैसा वाला मामला है, सो पोजीशन ज़्यादा है नहीं। अब आइए स्टॉप लॉस दे दूँ। कल के लो पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है निफ्टी पर, इंट्राडे क्लोजिंग 19,625 है, 19,600 625 25 एक पॉइंट आप अपना डिसीजन खुद ले लें, ज़्यादा सेफ रहना तो 19,600 कर लीजिए, इसको 625 को 19,600 कर लीजिए ताकि शांति रहे। 19,600 आपका स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी पे छोटा दे रहा हूँ 44,000, इसके खुलते ही शायद ट्रिगर हो जाएगा तो थैंक यू कर दीजिए, गलती हो गई माफ़ कीजिए। हमने बैंक निफ्टी लिया था, हमें नहीं पता था कि आरबीआई की तरफ से रिस्क वेटेज बढ़ने वाला है और ऐसे गैप से खुलेंगे। और फिर भी आपको लगता नहीं मैं तो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखूँगा, तो फिर 43,900 रखिए, लेकिन रखिएगा ज़रूर। और डीप रखना है 43,600, बस इसके बाद नहीं है मेरे पास, तो इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो मेरे हिसाब से 44,000 ही रखना चाहिए। फिर भी किसी को थोड़ा और एक्स्ट्रा 43,900, लेकिन 43,600 के नीचे बिल्कुल भी नहीं, ये ध्यान में रखिए। और स्पेशली क्लोजिंग बेसिस पे आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी पर। शॉर्ट साइड पर 19,900 कल का हाई पार करें तो शॉर्ट काट लीजिए। और बैंक निफ्टी पर कल का हाई 44,420 44,420 था, 44,500 का स्टॉप लॉस आप रखिए आज शॉर्ट पोजीशन पे। जी दीप, गॉट इट। ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉसेस जहां पर रखनी है आपको। इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज खबर का इम्पैक्ट आने वाला है, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा ओपनिंग का, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। 40 पॉइंट नीचे अभी आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है 19,800 के जस्ट नीचे। सर बताएं फिर ओपनिंग के लिए या बाजार खुलने के बाद नई पोजीशंस कैसे बनानी है? क्योंकि नीचे खुलेंगे 50-75 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत हैं दीप, तो 19,625 19,700 ये रेंज है जहाँ पर हल्की फुल्की खरीदारी कर सकते हैं। जितना 19,625 के आसपास खरीदेंगे उतना बढ़िया। पहला खरीदारी का लेवल 675-700 बनता है, उसके बाद दूसरा लेवल 575-625 बनता है। तो आराम से इस लेवल के आसपास आए तो खरीदना निफ्टी है, और खरीदने का मन करे तो निफ्टी खरीदना है, बैंक निफ्टी नहीं, ये ध्यान में रखिए। तेजी के लिए आपको निफ्टी पर फोकस करना है, कमजोरी के लिए बैंक निफ्टी पर, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। वहाँ खरीदेंगे तो स्टॉप लॉस मैं बहुत दूर का दे रहा हूँ, आपसे लगे तो खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिएगा। इस स्टॉप लॉस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, न बदलाव होगा। आपको 19,500 का ही लगाना है। आप सोचे कि मैं 19,700 पे एंट्री कर दूँ और 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है मेरे से ना हो पाएगा, तो मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि स्टॉप लॉस क्लियर कट वहीं के निकल कर आ रहे हैं। या तो आप टुकड़ों में खरीदिए, या तो फिर आप खरीदिए सीधा 19,625 पे, उसके पहले लीजिए मत, ताकि आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बने। ठीक है। टारगेट 19,750 775 800 तीन छोटे टारगेट है, 19,840 19,900 बस 5 टारगेट। ये आपके लिए खरीदारी की राय है। जो लोग बेचना चाहते हैं, अगर ऊपर मौका मिले तो आप सीधा 19,840 19,900 की रेंज में बेच दीजिए, और मौका न मिले तो 19,900 के स्टॉप लॉस से बेच दीजिए, जिस आपको ठीक लगे। अगर आप इस रेंज में बेच रहे हैं तो स्टॉप लॉस 20,000 का होगा। टारगेट 19,800 775 दो छोटे टारगेट है, 725 702 मीडियम टारगेट है, 675 625 तक के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली भी जरूर की जाए। अब आइए बैंक निफ्टी, जो आज का कल्प्रिट है अपना खराब होने में। 44,425 कल का जो हाई है वो आपका हो गया स्टॉप लॉस। 44,500 भी रख सकते हैं आपकी, वैसे तो मुझे लगता है 44,200 ही काफ़ी हो जाएगा, उसके ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार 43,900 आ जाए तो आप स्टॉप लॉस को खींच के 44,200 ले आएगा, जो हो जाएगा। नीचे के टारगेट 44,000 43,900 दो छोटे टारगेट है जो खुलते अचीव होने चाहिए। 43,800 43,725 दो मीडियम टारगेट है। 43,675 625 43,550 43,500 तक का रास्ता खुलता है आज, इसलिए मैंने ज़्यादा नंबर ऑफ टारगेट्स और लेवल थोड़े दूर के दिए बैंक निफ्टी पर बिकवाली के हिसाब से। अब अगर आपका बैंक निफ्टी खरीदने का मन है, वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, खरीदने का मन है तो क्या करना है, निफ्टी खरीदना है। ठीक है। फिर भी किसी को बैंक निफ्टी ही लेना है, या बैंक निफ्टी आप शॉर्ट है और काटना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए। 43,500 43,700 अच्छी जगह है। 43,700 725 के आसपास शुरुआत करें, 625 के आसपास थोड़ा, 500 550 के आसपास थोड़ा, ऐसे टुकड़ों में लीजिएगा। स्टॉप लॉस 43,400 का होगा। टारगेट 43,800 43,900 ये आपके ऊपर के टारगेट हैं। 43,975 44,050 ये आपके मीडियम टारगेट है। 44,150 44,200 ये आपके बड़े टारगेट के लिए। कई बार लोगों को लगता है कि टुकड़ों में खरीदने वाली दीप, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ जो जरा गौर करिएगा। जब आपका मार्केट ट्रेंडिंग हो, जब आपको पता है कि बाजार का डायरेक्शन किस तरफ है, या तो तेजी की तरफ है या मंदी की तरफ, तब आपको बजाय एक साथ खरीद के या एक साथ बिकवाली करके वहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस करने के,
आपको रेंज वाले ट्रेड में आपको टुकड़ों में खरीदना चाहिए। इससे आपके लिए प्रॉफिट बनाने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, तेजी का मार्केट चल रहा है, अब आपने लिया, समझिए आपने 19,700 पे आपने एंट्री की, खरीद लिया, 19,625 आ गया। अब या तो आप वहाँ सोचेंगे कि यार मैं तो स्टॉप लॉस लगा के निकल जाऊँ, लेकिन अगर आप 19,625 पे और लेते हैं और आपको पता है कि पहले सपोर्ट के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया और वहाँ से घूमने के चांस पूरे जो बनते हैं, तो आपके लिए पूरा का पूरा वापस अपसाइड बन जाता है। प्रॉब्लम क्या है, या आपके पास और नीचे खरीदने की जगह नहीं है या हिम्मत नहीं है, करेक्ट, या आप एक ही बार खरीदना चाहते हैं, तो फिर दिक्कत है। जो एक ही बार खरीदता है उसके लिए नेचुरली दिक्कत है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा लोड कर रहे हैं तो फिर ये टुकड़ों वाली स्ट्रेटेजी रखेंगे। कभी कभी ये हो सकता है कि सेकंड लेवल पर आए ना, उससे पहले ही बढ़ जाए, बढ़ गया कोई बात नहीं, आपने जितना खरीदा उसमें पैसा बना लीजिए। अगर नीचे आ गया, से आपको दो चीज़ क्लियर करनी है अपने दिमाग में, मुझे पैसा ज़्यादा बनाना है ज़्यादा रिस्क लेके, या मुझे कम रिस्क के साथ जितना बन गया उतना बढ़िया है, मेरा जाए ना कम आए। जो लोग ये सोचते हैं मेरा जाए नहीं, कम रिस्क के साथ मुझे लेना है, उनको टुकड़ों में डिप में खरीदारी करने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि किस तरह से आप 2 से 3 टुकड़ों में अगर ट्रेंडिंग मार्केट में खरीदेंगे तो आपके कल फॉर एग्जांपल का सुबह आपका 19,625 मिला, राइट, फर्स्ट क्लास लेवल था, वहाँ से 250 पॉइंट बढ़ा है दिन में, 250 पॉइंट निफ्टी, और सेम बेचने की राय, अगर समझिए आप 19,800 840 पे बेच रहे हैं, ठीक है, 2 टुकड़ों में बेचा है, आप बेचते आपको देखिए वापस 19,700 आराम से मिल गया। तो ये स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में रखिए, ये आपके काम आ सकती है, इससे बड़ा फायदा होगा। जी दीप। अंडरस्टूड सर। तो थोड़ा ऐसे बाजार में अपना रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन कैसे संभालनी है ये करिए। बाय ऑन डिप्स की भी अलग अलग तरीके होते हैं, ये भी आप समझिए, इस बाजार में इंपॉर्टेंट रहेगा। सर बैन लिस्ट का अपडेट, चंबल फर्टिलाइजर, इंडिया सीमेंट्स और मनापुरम ये बैन में आ चुके हैं। तो कुछ फेवरेट स्टॉक्स ही हैं बैन के जो अब आपको बैन में दिख रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग कल बैन से बाहर आ गया था। एमसीएक्स, हिंदुस्तान कॉपर, सेल, डेल्टा और जी एंटरटेनमेंट अभी भी बैन में बने हैं। तो आज 8 स्टॉक्स हैं जो वायदा कारोबार के बैन में रहेंगे। फंड फ्लोज की तो सर आपने बात कर दी, लेवल्स वर्थ डिस्कसिंग, या निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं है सर? शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने बैंक निफ्टी का बाय कॉल देना रह गया। 43,500 43,700 में लीजिए, 43,400 का स्टॉप लॉस होगा, 43,800 900 दो छोटे टारगेट, नहीं मेरे ख्याल से दे दिया, 44,200 तक दे दिया था। हाँ, तो अब आपको डेटा बता देता हूँ। 19,700 सपोर्ट है, 19,900 पर हल्की फुल्की रुकावट है, डेटा छोटे 45-50 लाख के हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, और बैंक निफ्टी के तो बिल्कुल ही कम है दीप, कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब मेरे ख्याल से सब डेटा हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जी, तो आइए डिस्कस करते हैं फिर कौन से स्टॉक्स पर आने वाला इम्पैक्ट है ये जो आरबीआई का बड़ा एक्शन है बिगुल एनर्जी के लिए। स्टॉक ऑफ द डे, बताएं सर। दीप, पहले तो ये कि बैंक्स और एनबीएफसी इन जनरल सब में बिकवाली है, ठीक है। एनबीएफसी में 2 से 3%, 1 से 3% की रेंज में एनबीएफसी बिकेंगी, और बैंक्स आपके 1 से 2%, 3% की रेंज में थोड़े कमज़ोर होंगे, डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक और डिपेंडिंग ऑन एनबीएफसी। जो कल आरबीआई की गाइडलाइंस आई है रिस्क वेटेज बढ़ाए, उसमें सबसे पहला स्टॉक है जहां आपको बिकवाली करनी है वो है एसबीआई कार्ड्स। इनके तो बिजनेस मॉडल पे धीरे धीरे रोज क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। एक तो वैसे भी कंपनी की परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी आ नहीं रही है, उसके ऊपर से जो 25% वेटेज बढ़ाकर उन्होंने 125 से 150% वेटेज कर दिया रिस्क वेटेज। एसबीआई कार्ड का तो पूरा धंधा ही अनसिक्योर्ड लोन का है, राइट, जो क्रेडिट कार्ड का है। तो यहाँ पर तो मतलब अब आज सुबह मेरे पास में अगर एसबीआई कार्ड 2% घटे, 5% घटे, 7% घटे, फिर भी मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है कि मैं खरीदूँ, राइट, मैं किस वजह से खरीदूँ वही मुझे समझ नहीं आता। तो 780 के स्टॉप लॉस से बेचे, 755 745 के 2 टारगेट है। आज का एक्सीडेंट होगा तो यही होगा, अगर घटने में ये सरप्राइज कर दे, आपको नीचे शॉक कर दे 5-7% का, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, घटना चाहे तो घट भी सकता है। तो यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। दूसरा स्टॉक बजाज फाइनेंस, कल भी हमने शॉर्ट की राय दी थी, कल स्टॉक काफ़ी गैप से खुला भी, नीचे हुआ भी, थोड़ा वापस सरप्राइजिंगली ऊपर आया, लेकिन आज 2 दिन में दूसरी बड़ी बुरी खबर है बजाज फाइनेंस के लिए, और जितनी बड़ी एनबीएफसी है उसके लिए ये रिस्क वेटेज वाली खबर उतनी ही खराब है, क्योंकि उनके लिए जो हाई ग्रोथ की प्रीमियम मिलते थे, जो ऊंचे पीई मल्टीपल इन सारे एनबीएफसी को मिलते थे, जो एक चीज़ समझ लीजिए, जिस एनबीएफसी ने ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है पिछले 2-3-4 क्वार्टर में, उसके लिए उतना ही ज़्यादा नेगेटिव हो। ये इसको एक आम भाषा में ऐसे समझ लीजिए, जो कल रूल्स आए 7,400 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं।
7,255, 7,180, 7,105 3 टारगेट हैं। दो चीज़, एक अगर कल आपने बिकवाली की है तो आज आपको डेफिनेटली आराम से नीचे के भाव मिल जाएंगे। बहुत लोग दुखी भी हो रहे थे ये तो घूम गया, अगर आप घूम गया और आपको कल ये लगाओ कि हमने बेच के गलती की तो आज आपको कवर करने का मौका मिल जाएगा। जिसने डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस करके अपना सौदा काट दिया वो चाहे तो अगर ज़्यादा गैप से न मिले आज नीचे तो फिर से बेच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बजाज फाइनेंस। तीसरा है दीप बंधन बैंक, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। नेचुरली बैंक्स के लिए भी पॉजिटिव है, जहाँ थोड़ा सा अनसिक्योर्ड लोन वाला मामला ज़्यादा है। बंधन बैंक 229 के स्टॉप लॉस से आपको बेचना चाहिए। 216 और 210 के टारगेट यहाँ पर भी है। खबरें तीनों, वैसे तो स्टॉक में लंबी लिस्ट आपको दे सकता हूँ जो गिरने वाले हैं, लेकिन ठीक है इतने काफ़ी हैं, सारे गिरने हैं तो फिर क्या 2-3 बहुत हो गए। जी दीप। ओके, ये है आपके लिए बंधन बैंक, बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड्स, इन तीनों पर प्रेशर आएगा। वैसे पूरे बैंकिंग स्पेस पर ही आप इसका एक इम्पैक्ट आते हुए देख सकते हैं। तो ये आज की बड़ी खबर है, बैंक्स और एनबीएफसीज पर स्पेशली नजर रखनी है। आइए फिर बात करते हैं हमारी टीम के साथ और जान लेते हैं और कौन सी खबरों पर आपको रखनी है नजर। आज के ट्रिगर्स और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, सारी चीजें लेकर तैयार है नुपुर, कुशल और आशीष। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की क्या है। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ट्रिगर्स में रामकृष्ण फोर्जिंग, जहाँ पे करीबन 1.63 करोड़ इक्विटी शेयर्स आज लिस्ट होने वाले QIB को ये इशू किए गए थे, तो ये सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो आज लिस्ट हो जाएंगे। एक स्टेट है IRCTC की इंटरिम डिविडेंड है 2.5 रुपये का, तो आपको एडजस्टमेंट आज नजर आएगा। स्टॉक पे नजर रखनी है। मेट्रोपोलिस सेल 4 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है। इनफाइड में भी 10 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है। US सेल 4 रुपये के डिविडेंड एडजस्टमेंट के बाद आज ट्रेड करता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ पेज इंडस्ट्रीज 75 रुपीज़ का डिविडेंड है, तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट आज आपको नजर आएगा। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट मर्जर जो हुआ है टाटा स्टील के साथ, उसकी भी आज एक स्टेट है ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है, तो यहाँ पर भी फोकस रहने वाला। छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्शन फेज 2 है आज। मध्य प्रदेश में भी आज स्टेट इलेक्शन से, तो यहाँ पर भी रहेगी नजर। खबरों के लिए आज से सबसे पहले डिलीवरी, जहाँ पे आज ब्लॉक डील संभव है 3.1 करोड़ शेयर्स की। ब्लॉक डील के जरिए सॉफ्ट बैंक 4.2% हिस्सा 1250 करोड़ में बेच सकती है। जो प्राइस रेंज है वो करीबन 404 से 414 रुपए के आसपास की है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। इंडिगो एविएशन और स्पाइस जेट पे भी रखनी है नजर, क्योंकि अक्टूबर महीने का पैसेंजर ट्रैफिक डेटा आते हुए दिखा है। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक देखे तो करीबन 2.4% से बढ़ता हुआ दिखा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1.26 करोड़ के आसपास। इंडिगो का मार्केट शेयर अगर आप देखें तो वहाँ पे थोड़ी आपको गिरावट आती हुई दिखेगी 63.4% से, क्योंकि 62.6% हुआ। एयर इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ा है। साथ ही साथ स्पाइस जेट का भी मार्केट शेयर इंप्रूव होते हुए नजर आया है इस मंथ में, अक्टूबर के महीने में। और लास्ट में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखे। कर्नाटका सरकार से कंपनी को 4120 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए LOA मिलता हुआ दिखा है, जहां पे कर्नाटका में ऑल वेदर डीप वाटर ग्रीन फील्ड पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्डर मिला है, तो JSW इंफ्रा पर रखनी है नजर। ओके, JSW इंफ्रा, यहाँ पर एक्शन आ सकता है और भी बड़ी ब्लॉक डील है, उसके लिए भी बाजार है तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज। मॉर्निंग दीपा, खबरों में MCX फोकस में रहेगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल MCX पर कई बार ट्रेडिंग में दिक्कतें आती हुई नजर आई थी और कुछ ब्रोकर्स ने सौदे कैंसिल होने की शिकायत भी की है। SJVN कंपनी ने SECI के साथ 200 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज करार कर लिया है और SGL यानी कि जो SJVN ग्रीन एनर्जी ने 200 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने की बिडिंग भी जीती है। और ये इसलिए फोकस में है क्योंकि करार के तहत SGL यहाँ पर देश भर में 200 मेगावाट की विंड पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने वाला है, जिसकी अनुमानित लागत 1400 करोड़ रुपए की है। IDBI बैंक, यहां पर भी तुहिन कांत पांडे साहब का बयान आता हुआ दिख रहा है, जो दीपम सेक्रेटरी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई और IDBI बैंक के विनिवेश पर कमिट नहीं कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। RBI की जांच जारी है। IDBI बैंक का विनिवेश मार्च 2024 से पहले होने की यहां पर कल्पना न करें, ये उनका स्टेटमेंट था। TVS मोटर ने यूरोप मार्केट में एंट्री कर ली है और वो किसके साथ की है, इन्होंने करार कर लिया है, स्ट्रेटेजिक करार किया है एमिल फ्रे के साथ, जो कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है और यहाँ पर ये एक बड़ा ऑटोमोबाइल इंपोर्टर और रिटेलर के रूप में सामने निकल कर आया है। जनवरी 2024 से फ्रांस में कंपनी के प्रोडक्ट्स की बिक्री शुरू हो जाएगी। शिल्पा मेडिकेयर कंपनी ने ऐश इंग्रेडिएंट्स INC न्यू जर्सी के साथ यहाँ पर शेयर सब्सक्रिप्शन करार कर लिया है। JV श्रवाती एडवांस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज में शेयर सब्सक्रिप्शन और हिस्सा बिक्री के लिए ये करार किया गया है, जिसके तहत ये करीबन 6% हिस्सा ऐश इंग्रेडिएंट्स श्रवाती में खरीदते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कंपनी ने कृष्णा
प्रिया एस्टेट्स और माइक्रो लैब्स के साथ जॉइंट डेवलपमेंट करार कर लिया है। 14 एकड़ ज़मीन में डेवलपमेंट के लिए ये जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट किया गया है, जिसके तहत आगे ये डेवलपमेंट किया जाएगा इस लैंड का। और अंत में टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, यहाँ पर शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ ने करीबन 4.8 लाख शेयरों की खरीदारी की है 108.84 प्रति शेयर के भाव पर। कुल साइज करीबन 5.2 करोड़ का है। ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन जो कल बाजार में हुआ है और आज भी खबरों का रहेगा। आइए आशीष से जानते हैं आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो सीमेंट स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। 2 स्टॉक्स हैं रडार पर रखेगा। ACC जहां पर CLSA की तरफ से अपग्रेड आ गया और टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो थोड़ा सा इन्होंने एडजस्ट किया है, 2100 रुपये से घटाकर 2085 कर दिया, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ऊंचा 1845 रुपये का भाव चल रहा है ACC का। और ये मान रहे कि स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाफ आपको देखने को मिल सकता है। डिमांड काफ़ी अच्छी, कीमतें बढ़ती जा रही है और वैल्यूएशन पर भी जो स्टॉक्स मिल रहे हैं वो भी काफ़ी फेयर है। दिन के दौरान विस्तार से रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट यहाँ पर भी देखें तो रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया और टारगेट प्राइस 395 से बढ़ाकर 435 रुपए कर दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 420 पर चल रहा है। एशियन पेंट्स यहाँ पर फोकस रखिएगा। मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 3130 रुपए का भाव है, 3800 रुपए का ऊंचा टारगेट दे रहे हैं और मान रहे कि प्राइस कट किए हैं इन्होंने डेकोरेटिव पोर्टफोलियो में करीब 2, 3, 4 रुपए प्रति 10 लीटर के पैक पे इन्होंने कीमतें घटाई है। यहाँ पर एक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 527 रुपए का भाव है, 493 रुपए का इन्होंने टारगेट दिया और मान रहे कि साइक्लिकल स्लगिशनेस देखने को मिल रही है, लेकिन अगर डिमांड रिकवरी करती है तो यहाँ पर कंपनी की आय में भी आपको एक इजाफा देखने को मिलेगा। कल्याण ज्वेलर्स सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 314 रुपए का भाव है, 440 रुपए का टारगेट दिया है, लेकिन HSBC की रिपोर्ट काफी खास नजर आ रही है जहां पर इन्होंने खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस 300 से बढ़ाकर 370 कर दिया है। और ये मान रहे कि डोमेस्टिक सेल्स अगर आप Q2 के दौरान देखें तो साल दर साल 32% बढ़ी थी और जो नए शेयर कस्टमर्स का है उसमें 36% का इजाफा आपको देखने को मिला था। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि FY24 में 65 नए शोरूम खोलेंगे और FY25 में 80 और खोलेंगे सैटेलाइट मॉडल के तहत, तो इसका एक बेनिफिट मिलेगा। तो कल्याण ज्वेलर्स यहां पर खास नजर रखेंगे। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें। इन खबरों के दम पर दिखेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी अभी थोड़ी देर बाद लोग मैसेज करना शुरू कर देंगे। मैं नहीं बोल रहा अनिल जी, लोग मैसेज करेंगे। नेशन वांट टू नो, जो सुमित जी कहते हैं ना मेरे देशवासी, तो वो सब जानना चाहते हैं कहाँ पर हैं आप, बताइएगा नहीं अनिल जी। और देखिए अनिल जी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, कल भी देखा था सुमित जी लेट आते हैं अनिल जी, यहीं बैठ के लैपटॉप भी खोलते हैं, तारे भी निकालते हैं, सब कुछ यहीं बैठ के करते हैं अनिल जी। सुमित ये बात तो सही है, आपने एकदम ऑब्जर्व सही किया है। चलिए अनिल जी, आपने ऑब्जर्वेशन देखी। सुमित जी जिनको बोलना चाह रहा था उन्होंने भी देखा है। सुमित जी आपके लिए टास्क है, जो कुणाल जी की प्रथा बनी हुई है ना लास्ट आने की, उस पे रहने दो, वो मोटिवेटेड रहते हैं, उनसे लेट मत आइए आप। तो जोक सपाट अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द डे है स्टॉक है सन फार्मा एडवांस रिसर्च, मतलब कि ये भी चलने को तैयार हो रहा है। सन फार्मा चल चुका है, अच्छा बेस बना हुआ है, डिलीवरी में ही खरीदना है, थोड़े दिन का नजरिया बनाए। 252 252 पे चल रहा है, 246 246 का लगाना है, स्टॉप लॉस 268 का टारगेट है ट्रेडिंग के नजरिए से। बट कोई बाय एंड होल्ड करता है 3-4 महीने का नजरिया बना के, तो मच बेटर अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। ओके, स्पार्क सन फार्मा एडवांस रिसर्च, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए बंसल जी की तरफ से आती हुई 250 रुपये हो गया। देखते देखते धीरे धीरे चलता चलता। आइए कुणाल जी का भी है स्वागत। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या है पसंद आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ में एक बड़ा ब्रेकआउट हमने आता हुआ देखा कल के ट्रेड में। एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश पेनेंट पैटर्न कहते हैं, और इसका ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आते हुए देखा। मुझे लगता है स्टॉक 660 की ओर बढ़ रहा है, तो 660 रुपए के टारगेट के लिए बाय करना है। जाइडस को 620 रुपए पर स्टॉप लॉस रख ले, 645 660 ये 2 टारगेट्स हैं जिनके लिए स्टॉक पे खरीदारी करें। ओके, जाइडस लाइफ एक और फार्मा स्टॉक
जो पसंद आया है कुणाल जी को बंसल जी के स्पार्क के बाद। सुमित जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है वो आईटी सेक्टर का टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक ने एक अच्छा मूव पकड़ा है। पिछले 2 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा तेजी का मूव बना के रखा है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 1175 के स्टॉप लॉस से टेक महिंद्रा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इसका पहला टारगेट बनेगा 1240 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 1260 रुपए का। तो टेक महिंद्रा में खरीदारी करें 1175 के स्टॉप लॉस से 1240 1260 के टारगेट्स के लिए। टेक महिंद्रा इस पर करनी है आपको खरीदारी, एक्शन में ये काउंटर भी आ सकता है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर ही नजर डालते हैं जहां पर एक्शन आपको दिख सकता है। कुणाल जी, डिलीवरी एक बार इसका चार्ट देख लीजिए। आज बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। सॉफ्ट बैंक करीब 4.25% हिस्सा बेचने वाला है। 2% तक के डिस्काउंट पर यह सौदा हो सकता है। कल एकदम फ्लैट ही था ऑलमोस्ट। जरा इस पर अपनी राय दें। 415 के आसपास डिलीवरी कैसा लगता है सर? देखिए दीपांशु, 400 पर एक बड़ा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि 400 का लेवल सबसे क्रिटिकल है और यहाँ पर काफी सारे एवरेजेस भी कन्वर्ज कर रहे हैं, तो ये 400 का स्तर सबसे अहम स्तर है। 400 के नीचे स्टॉक निकलता है तो फिर इसमें कुछ कमजोरी देखने को मिलेगी और फिर इसमें आपको एक साइजेबल करेक्शन देखने को मिल सकता है। मेरी राय में 400 के स्टॉप लॉस से जिनके पास पोजीशन है बने रहे। अगर स्टॉक वापस से ताकत दिखाता है तो फिर से इसमें 440 450 के भाव आएंगे। 400 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए डिलीवरी। यहाँ पर रखिए नजर, देखते हैं कैसा एक्शन इसमें आएगा। आज बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है तो उसके बाद देखते हैं मूव कैसी रहेगी। JSW इंफ्रा, सुमित जी, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। हमने बात भी करी थी मैनेजमेंट से, नतीजों के बाद भी मिले थे। एक नया पोर्ट के पर काम करने जा रही है। कर्नाटका से इन्हें एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 4120 करोड़ के आसपास का। 30 साल का कंसेशन पीरियड होगा। बड़ी खबर आई है JSW इंफ्रा के लिए। इसका चार्ट क्या कहता है सर? दीपांशु, स्टॉक बढ़िया है। पिछले 15-20 दिनों में स्टॉक ने तेजी का मूव बना के रखा है। ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 190 191 के पास है और ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 220 रुपए से लेके 225 रुपए तक का मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें। कोई भी 4-5 रुपए का डिप आता है तो खरीदारी कर सकते हैं 220 225 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये है आपके लिए JSW इंफ्रा, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में काउंटर रह सकता है। एक्शन में आपके लिए आने वाला है MCX भी। कल स्टॉक तो वैसे बड़ी मूव दिखा रहा था, बट खबर इसमें है कि कुछ इश्यूज आए थे कल ट्रेड के समय और ट्रेडर्स ब्रोकर्स कह भी रहे हैं कि कल ट्रेडिंग के समय परेशानियां आई थी, दिक्कतें आई थी। बंसल जी, वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, कल अच्छा एक्शन भी दिखा रहा था ट्रेड में। 3000 से ज्यादा दूर भी नहीं है, बट MCX एक बार इसका चार्ट देखें सर। दीपांशु, चार्ट देखें तो चार्ट पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव चार्ट है इसका। ब्रेकआउट इसके अंदर ऑलरेडी हुआ है। करेक्शंस में दीपांशु खरीदारी की राय होगी और ट्रेडिंग के नजरिए से कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। अगर आप देखें तो 1600 रुपए से नॉन स्टॉप 2900 रुपए के ऊपर आ गया है। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट। कोई भी गिरावट आती है तो वो खरीदारी का एक मौका होगा। तो जिनके पास है बने रहें। और साथ में दीपांशु एक अपडेट शेयर करना चाहूंगा और JSW इंफ्रा, अभी मेरे को मालूम नहीं अनिल जी सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, स्टूडियो में नहीं है, लेकिन जैसे कल हम बात कर रहे थे ना, लोग अनिल जी को ट्रैक करते हैं, तो JSW इंफ्रा के शायद CFO आए थे, मतलब कि सम सीनियर मैनेजमेंट था, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज CFO थे। वो इंटरव्यू दीपांशु लोगों की मोबाइल पर दिल्ली में जो अच्छे निवेशक हैं, मतलब कि जो सिर्फ निवेश करते हैं, ट्रेड नहीं करते, वो इंटरव्यू मतलब कि उनके मोबाइल के ऊपर पड़ा हुआ है। फिर अनिल जी ने भी इस पर लंबी अवधि का नजरिए से खरीदारी की राय दी थी नीचे पर, तो काफी लोगों ने इसको खरीदा हुआ है। तो मैं यही बोलना चाह रहा था जो कल मैं बोल रहा था कि काफी लोग सुनते हैं जो अनिल जी लॉन्ग टर्म के लिए बातें करते हैं, जो स्टॉक्स बताते हैं, काफी लोग उसको क्लोजली मॉनिटर, ट्रैक और निवेश भी करते हैं। और जो न्यूज पर भी आता है उस पर भी काफी लोगों की नजर रहती है और लोग अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि अनुसार ना उसको यूज करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि बंसल जी धन्यवाद आपकी ये पूरी जानकारी के लिए। दूसरे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं कहीं भी हूं, कहीं किसी भी, आप ये मान के ही चले कि मैं सुन भी रहा हूं, देख भी रहा हूं। तो ऐसा ना समझे कि मगर मैं अभी तो मैं फिर शो में बैठा हूं, तो शो में तो आप भूल ही जाइए, जब शो में नहीं हूं तब भी आप मान के चल सकते हैं। मतलब वो मुझे भी बताया, आपको भी बताया कि हर वक्त मेरी नज़र नहीं होती, मुझे पता नहीं होता, लेकिन ये डर बना रहना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये मान के चले
जी कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी कहना नहीं, अनिल जी पूछना है। अनिल जी अब बता भी दीजिए, अनिल जी देश के किस कोने से हैं आप? अनिल जी कहाँ पर हैं? विदेश तो नहीं चले गए हैं? तो अनिल जी ये बता दीजिए कहाँ हैं, लोकेशन शेयर कीजिए। अनिल जी कहावत सुनी आपने वो 5th स्टैंडर्ड में कहावत की, मतलब बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, सुनी नहीं सुनी वो कहावत कुणाल जी? अनिल जी मुझे वाइब्स तो आ रही थी कि तो आप दिल्ली में हैं, लेकिन अनिल जी अब पुष्टि हो गई। आप ही की नाक के नीचे है। हाँ, आप ही की नाक के नीचे दिल्ली में हो एकदम बिल्कुल। तो इसलिए आप इधर उधर ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। वो कौन सा दृश्यम वाली पिक्चर में भी ऐसा ही था, सब जगह ढूंढते रहे, पता चला कि वो पुलिस थाने के नीचे वहीं पे मिला मामला सारा जो था। एनीवे जी सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी अभी तो आपने खुलासा कर दिया कि आप दिल्ली में हैं, बट उसके पहले जैसे ही मैंने पहला फोटो देखा कि आप कोई होटल में हैं, तो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि ये कौन सी होटल है? इंडियन होटल है, EIH होटल है? क्योंकि होटल इंडस्ट्री ट्रैक करते करते वही देखते हैं कि कौन सा होटल है। सारे होटल्स बुलिश है, आप कोई सा लिंक भी रख लो, क्योंकि सब में आजकल तो मतलब ये हालत है कि ऑक्यूपेंसी लेवल गजब के चल रहे हैं और मामला जो आप तो लगातार रिकमेंड करते आए ही हम। स्वागत है आपका भी सिद्धार्थ जी, बताइए सर आपका पिक ऑफ द डे। जी बिल्कुल, धन्यवाद अनिल जी। और जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो कैश का स्टॉक रहेगा, सायंट लिमिटेड। सायंट लिमिटेड बार बार लगातार बोलते आ रहे हैं और इसको रेकमेंड करने का सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 1775 का, 1775 का, और पोजिशनल टारगेट रखना है 2160 का। जो रिवाइज टारगेट है वो 2160 का है। लीडिंग आईटी इनेबल्ड कंपनी है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेगमेंट में बहुत अग्रेसिव है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो देखा गया है वो 40% से बढ़ के $184 मिलियन देखा गया है। एबिट मार्जिन भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है FY24 का, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15% का कांस्टेंट करेंसी में आई में ग्रोथ, और एबिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.5 से 2.5% बढ़ते हुए आएंगे आने वाले समय में। सेकेंड हाफ जो है मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है फर्स्ट हाफ से काफी बेहतर जाएगा और 23% मुनाफा CAGR से ग्रो हो सकता है। सायंट लिमिटेड इस पे खरीदारी करें, 1775 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 2160 का पोजिशनल टारगेट। ओके, तो साइड पे खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई। आइए सच्चिदानंद उत्तेकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर जिस तरीके से क्रूड में डिक्लाइन है, एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन से, एंड काफ़ी सारे जो इसके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहाँ पर एक ऑलरेडी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। मैंने चुना है इंडिगो को। एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से नज़र आ रहा है। 2600 का एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है, बट मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस भी जल्दी पार हो जाना चाहिए। एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल पैटर्न स्ट्रक्चर है, लगभग मुझे लग रहा है 2730 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं हफ्ते भर में। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से भी लॉन्ग पोजीशंस में रेकमेंड कर रहा हूँ। इंडिगो में खरीदारी करनी है। इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 2640 का, इंट्राडे का टारगेट होगा 2605 का, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 2550 पर। ओके, तो इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, और कल एविएशन डेटा भी आया था जिसके दम पर भी इंटरग्लोब आपको रेडार पर रखना चाहिए। फेस्टिव सीजन तो वैसे चल ही रहा है, वर्ल्ड कप की वजह से भी एयरलाइंस का काफ़ी बढ़िया बिजनेस हुआ है, 2600 के पार जाने की तैयारी में है। एक दो और काउंटर्स जहां पर आपको आज एक अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है, यहाँ पर भी नज़र डाल देते हैं। आज खबरों का एक्शन थोड़ा दिखेगा कुछ स्टॉक्स पर। SJVN सुमित जी का एक फेवरेट स्टॉक भी है। सुमित जी एक नया करार किया है, 200 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट पावर परचेज करार इन्होंने किया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ। SJVN जरा चार्ट देखें, कल वैसे थोड़ा सुस्त था। तेजी के ट्रेंड में दीपांशु स्टॉक के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 80 रुपए तक के इसके इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और 80 का लेवल निकलने पर रैली एक्सटेंड होगी और फिर 85 से 88 रुपए तक के लेवल SJVN में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। कोई भी अगर डिप आता है 2-3 रुपए का 72 या 73 रुपए तक, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। स्टॉक में ऊपर का मोमेंटम बना हुआ है और अभी आने वाले दिनों में और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो यह आपके लिए SJVN जो आपके रेडार पर रहना चाहिए, आज एक्शन में आएगा।
टीवीएस, इसके लिए इंटरेस्टिंग खबर आई है। सिद्धार्थ जी से एक राय लेना चाहूंगा। सिद्धार्थ जी, यूरोप के बाजार में ये एंट्री ले रहे हैं, वहां पे एक कंपनी है एमिल फ्रे करके, जिनके साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक करार किया है। वो कंपनी अब इनको यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मदद करेगी, तो ये अच्छी खबर है। अगले साल फ्रांस से अपनी प्रोडक्ट बिक्री ये यूरोप में शुरू करने वाले हैं। कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है सर ये टीवीएस मोटर्स के लिए? दीपांशु, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है कि ग्लोबल फुटप्रिंट में टीवीएस मोटर्स बजाज के मुकाबले एक्सपोर्ट्स में डेफिनेटली परसेंटेज वाइज पीछे था। अगर यूरोप में एंट्री मिलती है तो ये डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव खबर है टीवीएस मोटर्स के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स तो बहुत अच्छा वॉल्यूम ला रही है। एक्सपोर्ट्स मार्केट में वॉल्यूम की जरूरत थी, जो ये करार से आ सकता है आने वाले 6 से 12 महीने में। टीवीएस मोटर पे बिल्कुल खरीदारी करके चले। 1850 1850 का हमारा टारगेट है। ओके, 1850 1850 के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर्स यहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। ये आ रही है सिद्धार्थ जी की राय। आइए और भी स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा।